गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक है। चल, तो लास्ट लेक्चर में हमने एमओटी फिनिश किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। और अब तक जो पढ़े हैं हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज और आगे बढ़ेंगे। बस हमारा अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बच गया है, वो है फजन्स रूल। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विएबल। मतलब विएबल का मतलब कौन पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए? दो एटम के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड होने का मतलब ये हो गया कि उसका बॉन्ड ऑर्डर है। अगर इसमें बोला कि कौन विएबल नहीं, यानी कौन पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका जीरो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आता है। इसकी बात करो तो यहाँ पे क्या है? He2+2, मतलब He2+2 का मतलब He+ और He+ क्या हो गया? 1s1 और 1s1, है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। क्या होगा? एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, 1s1 और यहाँ पे भी 1s1, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना? 2। तो यहाँ पे दोनों आ गया। बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना आ जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 2, एंटी बॉन्डिंग कितना? 0। तो 2 - 0/2 कितना आ गया? 1। यानी इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यानी ये तो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट की बात करें। ये पॉसिबल है, इसकी बात करो। अब He2+ है, यानी इस पर सिर्फ सिंगल चार्ज है। किसी एक पे चार्ज ले लेते हैं हम, ऊपर वाले पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। अब 1s1 और ये है 1s2। तो अब देखो, तो यहाँ पे हो गया 2। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और 1 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 में से 2 1 गया, 1/2 यानी 0.5। यानी इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसको करेक्ट में नहीं मारेंगे इसको हम, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट इसकी बात करें, H2-, तो H2-, मतलब कपड़ा किधर गया? अब H- और H-, चलो बोलो तो कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 1s2, ये भी हो जाएगा 1s2, मतलब यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो 2 बॉन्डिंग में गया, 2 एंटी बॉन्डिंग में गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 - 2 मतलब 0/2 कितना हो गया? 0 आ गया। यानी यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी ये मॉलिक्यूल के भी बनेगा ही नहीं। मतलब ये आंसर हमारा कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसका भी करके देख लेते हैं। H2- यानी एक किसी पे माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 1s1 और दूसरा हो जाएगा H2-, एक होगा 1s1, दूसरा हो जाएगा 1s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 3। तो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो टोटल कितना हो गया? 2 - 1 कितना? 0.5 आ जाएगा इसमें। यानी यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0.5। या मतलब इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? H2-। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया है? 0 आ गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज पैरामैग्नेटिक नहीं है। कौन सा स्पीसीज इसमें पैरामैग्नेटिक नहीं है? तो हम क्या खोजेंगे? तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √n × n+2, यही होता है। अब अगर म्यू का वैल्यू 0 आ सकता है या फिर 0 नहीं आएगा। अगर 0 आया तो डायमैग्नेटिक और 0 नहीं आया तो पैरामैग्नेटिक। अब 0, इसमें n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या।
अगर n का वैल्यू 0 आ गया यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 नहीं तो ये भी 0 नहीं। इसका मतलब अगर वैल्यू निकालने की बात बोलेगा कि डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालिए तब तो फिर आप ये फार्मूला यूज करना, लेकिन सिंपली अगर वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बोल रहा है तब क्या करो, n का वैल्यू खोजो, मतलब पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजना है आपको। ठीक है, तो आइए खोजते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है, मतलब इसमें हमें खोजना होगा कि किसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जिसमें पेयर्ड होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए, तो पहले हम बात करते हैं NO का। इसका क्या होगा, 2p3 होगा। नाइट्रोजन के लिए हम बात करें अगर 2p3 और ऑक्सीजन के लिए 2p4 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन p में कितना हो गया, 4 और 3 7। इसका अरेंजमेंट की बात करें और 8 7 कितना होगा, 8 7 15, ये क्या है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, पहले कौन बनेगा, सिग्मा 2pz। याद रहे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक अगर का क्वेश्चन पूछे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाओगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p3 और यहाँ पे है 2p4। 1 2 3 1 2 3 एंड 4। चलो, और दो बनेंगे पाई 2px पाई 2py। ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे एंटी बॉन्डिंग में, ये बनेगा पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py, और एक ये बनेगा सिग्मा 2pz स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, आइए, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ गया, 1 7। देखो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये सभी तो पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है इसका मतलब ये कैसा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक है। अगला आते हैं, क्या है, इसको नोट करो फिर हम उसको लेते हैं। इसका प्लग को कहाँ रख दिया। ठीक है, आइए, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, चलो, तो कार्बन की बात करो तो ये हो गया कार्बन, और ये हो गया 2p2, और ऑक्सीजन का हो गया 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 6। अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, चूंकि इसका देखो तो क्या होगा, 8 से 14 हो गया, हमारा केस 2 का कंडीशन आ रहा है, मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, मतलब ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे 2p2 है और ये 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन सभी कहाँ गए, बॉन्डिंग में आ गए। ये सिर्फ उलट जाएगा, आप कर लेना इसको, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो चूंकि लेकिन हमें यहाँ पर खोजना क्या है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो ये दोनों में क्या हो गया, पूरा का पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब क्या हो गए, डायमैग्नेटिक। तो हमारा आंसर कौन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। लेकिन बाकी उनकी भी बात करेंगे हम, O2 की। चलो नोट कर लो इसको, हो गया। आइए O2 की बात करें हम तो O2 ऑक्सीजन, ये हो गया 2p4 है ना। चलो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 4 दोनों तरफ हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8। अरेंजमेंट इसका यही रहने वाला है, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये वाला। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग में, बचा कितना, 2। तो एक कहाँ आएगा, पाई स्टार 2px में, और दूसरा कहाँ जाएगा, पाई स्टार 2py में। देखो तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सभी तो पेयर्ड हैं, लेकिन ये अनपेयर्ड है, मतलब ये कैसा नेचर शो करेगा,
पारा मैग्नेटिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो है पारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्यों शो करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कहाँ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह से B2 का करो, तो B2 का क्या हो जाएगा? बोरॉन का 2p1 आएगा। 2p1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुम देखो यहाँ पे, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देखो B2 की बात करें हम, क्या सर कपड़ा को कहाँ रख दिया? B2 को करो तो यहाँ पे बोरॉन क्या हो जाएगा? 2p1 और ये है 2p1। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन पर अगर ड्रॉ करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो कैसे गलत हो रहा है। यहां है 2p1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस अरेंजमेंट पे अगर करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक शो कर रहा है, तो गलत हो गया ना। तो इसलिए जब भी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करेगा तो ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका वैल्यू क्या है? 7 से कम है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। देखो इसमें भी क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो याद रखना, फिर बोल रहा हूं, जब भी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करेगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्वेश्चन बनाओगे, नहीं तो गलती होगी तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, चलो नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला। इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, हैज इंक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज। यानी आपको क्या क्या खोजना है यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। ठीक है, आइए करते हैं। देखो तो पहला ऑप्शन की बात करो, C2 to C2 प्लस गया है, C2 to C2 प्लस, है ना। इसका हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बताओ कितना हो जाएगा? कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा? 2p2 2p2 यहाँ पे। तो 2p2 2p2 का मतलब कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे जो है p ऑर्बिटल जब कंबाइन करता है तो कितना बनता है? 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। कहाँ? बॉन्डिंग में। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। आपके पास है कितना? भी 4 ही p इलेक्ट्रॉन है, मतलब चारों कहाँ गया होगा? बॉन्डिंग में गया होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 - 0/2 कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे देखो तो इसका आपको एटॉमिक नंबर क्या है? 7 से नीचे है। जब नीचे है तो क्या होगा? नीचे वाले के केस में पहले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई 2px और पाई 2py। आपके पास है इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो 4 या 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो दोनों में जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। मतलब कैसा नेचर होगा? ये डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका बात करें। यहाँ पे क्या होगा? एक किसी कार्बन पॉजिटिव ले लो तो 2p2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2p1 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 3 कहाँ जाएगा? तीनों बॉन्डिंग में जाएगा। तो 3 - 0/2 कितना आ गया? 1.5। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1.1। ये तो घट गया। हमें क्या चाहिए? बढ़ने वाला होना चाहिए। मतलब ये नहीं होगा, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं करेंगे। पहला ही यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर हम चलेंगे दूसरा ऑप्शन में। यहाँ पे क्या है? NO से NO प्लस चले हैं। चलो पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। चलो नाइट्रोजन का बोलो 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 में से 6 कहाँ गया? बॉन्डिंग में। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 6 - 1/2 कितना आ गया? 2.5। कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें
तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में कितना होता है 3, तो 3 का मतलब 6 पेयर्ड हो गए, सभी तो यहाँ पे डाया हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ वो कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग में, मतलब वो कैसा होगा अनपेयर्ड होगा। जब अनपेयर्ड होगा तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी पारा मैग्नेटिक होगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आइए नेक्स्ट इसकी बात करें, यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, नाइट्रोजन की बात करो तो 2p3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ले लो तो वो भी 2p3 होगा ना। हाँ तो यह भी 2p3 या ये भी हो गया 2p3, तो टोटल 2p3 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बॉन्डिंग में गया, बचा हुआ नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 6 - 0/2 कितना आ गया 3 आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है 3 है, तो सभी में क्या हुआ होगा पेयर्ड हो गया होगा इलेक्ट्रॉन। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाया। ओके अब देखो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए था, 2.5 से 3 गया बढ़ा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए था, पारा मैग्नेटिक से कहां गया है डाया मैग्नेटिक गया है, चेंज भी हुआ है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा। बाकी बचा थर्ड और फोर्थ वो आप करके देख लोगे, दोनों में इन सब में भी क्या होगा, या तो किसी में बढ़ रहा होगा तो किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा या घटा होगा। ठीक है नोट करो, एक दो क्वेश्चन देते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो ये है 2 होमवर्क के तौर पे मैं आपको छोड़ रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो ये होमवर्क। इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इनका, और इसमें आपको बताना है कि टोटल लोन पेयर कितना है I3 माइनस में, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है चलो नोट करो। चलिए हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप सोच रहे हो कि तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्यों बात हो रही है आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली होता ये है कि एक्सपेरिमेंटली देखो हम लोग जो अब तक पढ़े हैं उसमें से ये जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ध्यान से पढ़ना है इसका भी। तो इसमें क्या है एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि कोई भी बॉन्ड नहीं 100% आयनिक होता है और नहीं 100% कोवैलेंट होता है। अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, और अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है तो कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर को निकालने का फॉर्मूला है, उसको हम लोग क्वांटिटी वाइज कितना परसेंट है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को निकालने का फॉर्मूला नहीं है। तब फिर क्या करेंगे तो उसको क्वालिटी वाइज हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है तो पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो लोग पहले लिखोगे एक पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली it is found that no any bond is 100% आयनिक या no any bond is 100% कोवैलेंट। ओके कोई भी बॉन्ड क्या है नहीं 100% आयनिक है नहीं 100% कोवैलेंट है। ओके तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें निकालने का हमारे पास 2 फार्मूला है। एक फार्मूला आप लोग सीख चुके हैं, कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर
जब हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। ये वाला फार्मूला हम लोग डायपोल मोमेंट में सीख चुके हैं। इससे हम लोग कैसे ये वाला दिया रहता है ये निकालते हैं और फिर दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये है, नोट करो इसको। हो गया। दूसरा है पहला, दूसरा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ये XA XB क्या है, बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है AB मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। A जो है इसकी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XA और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XB। यही चीज़ है यहाँ पे। XA क्या है, XA क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ A है और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर वैल्यू हमें दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें बैठा लेंगे और हमें क्या निकल जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ फिर हम आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फिर से ये आएगा और वहाँ पर आपके पास बाकायदा फार्मूला वैल्यूज़ होंगे और आपको निकालने के लिए हम देंगे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। चलो, तो ये तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, हमारे पास बाकायदा क्वालिटी वाइज हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम उल्टा हम बात करें, किसमें, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने की बात होगी तो हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्वालिटी वाइज हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड we can only compare covalent character कैसे, क्वालिटी वाइज। आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज ही उसका कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसमें कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकाल रहे थे वैसे इसमें नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम फिर अब ये कैसे कंपेयर करेंगे तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम ऊपर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हेडिंग डालेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब ये क्या है समझना, हमारे इस टॉपिक पे 3 टर्म आएंगे। एक पोलराइजेशन तो है ये, इसके बाद जो आएगा 2 टर्म, एक पोलराइजिंग पावर और दूसरा आएगा पोलराइजेबिलिटी। वो दोनों टर्म को ध्यान से समझना है। अगर वो दोनों समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन भी आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे देखो तो आयनिक बॉन्ड में हमें कोवैलेंट कैरेक्टर खोजना है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एक होगा केटायन और दूसरा होगा एनायन। तो ये है केटायन
ये क्या है, केटायन। और इसमें अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी कैसा है, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरीके से फिर ये है एनायन, ये है, इसमें भी अभी क्या है, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। यानी अभी सब जगह यूनिफॉर्म है, इस दोनों का साइज कैसा है, स्फेरिकल है। अब दोनों जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, केटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा, अप्रोच, ओके। जब अप्रोच करेगा तो क्या होगा, देखो यहां पे ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ। ये छोटा साइज होता है, केटायन क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। क्यों होता है ये सब आपको अगला चैप्टर में मालूम होगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे अभी समझ लो केटायन क्या है, स्मॉलर इन साइज, जबकि एनायन क्या है, बिगर इन साइज। तो इसका छोटा साइज होने की वजह से इसके न्यूक्लियस जो होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होगा, स्ट्रांगली होल्ड किया होगा। इसका जो है न्यूक्लियस, केटायन का जो न्यूक्लियस है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं इनका इलेक्ट्रॉन जो बिगर साइज है, बड़ा साइज है, तो बड़ा साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, लूजली पैक हेल्ड होगा न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग थ्रू। इसका एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस लूजली पकड़े हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ये किसका, केटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और एक मिनट रुक जाओ, अट्रैक्ट किया, ये देखो। और इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, न्यूक्लियस उधर की ओर भागेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही रहेगा। फिर से समझना क्या हो रहा है, यहाँ पे केटायन है और एनायन है, आयनिक बॉन्ड में हमें कोवेलेंट कैरेक्टर खोजना है। तो पहले होता क्या है यहाँ पर देखो, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, केटायन और एनायन दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो केटायन क्या है, स्मॉलर इन साइज है। केटायन क्या है, केटायन इज स्मॉलर इन साइज देन एनायन, ठीक है। अच्छा, तो स्मॉल इन साइज होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको इसका न्यूक्लियस क्या होगा, कस के पकड़े हुआ होगा, स्ट्रांगली होल्ड किया होगा। वहीं इनकी बात करें तो इसका साइज बड़ा है। जब बड़ा साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन पे इसकी क्या होगी, पकड़ इसके जैसे मजबूत नहीं होगी। जब मजबूत नहीं होगी तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और इसके दोनों के न्यूक्लियस के बीच जब ये खींचेगा तो नजदीक आएगा, तभी दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी ये जो अभी पहले स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अब ये स्फेरिकल नहीं रहेगा। तब आप क्या होगा, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका, ये है एनायन,
और ये है केटायन और ये है एनायन, जिसकी वजह से ठीक है, केटायन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एनायन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा, पार्शियली जो है शेयरिंग होने लगेगी। क्या होगा, पार्शियल शेयरिंग होने लगी, और शेयरिंग जब भी होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स का डिस्टॉर्ट हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन, क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, नोट करो इसको, डायग्राम बनाओ। ठीक है, चलो लिखोगे पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय केटायन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। इसको क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। अब यहां पर दो बातें आएंगी, डिस्टॉर्शन हो किसका रहा है, एनायन का, कर कौन रहा है, केटायन कर रहा है। हो किसका रहा है, एनायन का, हो कर कौन रहा है, केटायन। तो जिसका हो रहा है उसको एबिलिटी हो गई, ये क्या है, पोलराइजेशन, पोलराइज होने की एबिलिटी हुई इसकी, और ये इसका पावर हुआ कि उसको कितना पोलराइज कर सकता है। तो यहां पर दो टर्म फिर आएगा, इसको नोट कर लो जल्दी से ऊपर वाला। एक है पहला पोलराइजिंग पावर, फर्स्ट है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, यानी केटायन क्या करता है, ये इसको पोलराइज करता है, ये इसका पावर ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये पोलराइजेशन नहीं होगा। तो ये पोलराइजिंग का पावर क्या है, टेंडेंसी ऑफ केटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर, पीपी। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। और दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, अगला टर्म है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्ट is called पोलराइजेबिलिटी। क्या है, पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की एबिलिटी। तो पोलराइज कौन हो रहा है, एनायन हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होगा, एनायन के लिए। पोलराइज कर कौन रहा है, केटायन कर रहा है, तो ये इसका पावर कहलाएगा, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि ये दोनों चीज़ जो है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, कौन कौन फैक्टर पर इफेक्ट इस पर डिपेंड करेगा। और वही हम अगर मालूम हो गया, वो समझ में आ गया, तो आप इस पर के जो क्वेश्चन होंगे वही आप आराम से बना सकेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।